बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान का सबसे अहम सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त एक तरह से सियासी क्राइसिस का शिकार नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ के वज़ीर आला की जो इस वक्त तक हम देख रहे हैं, ज़्यादातर उनकी जो तवज्जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस को बढ़ाने में और लोगों के मसाइल हल करने के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो उनकी नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इल्ज़ाम वज़ीर आला तक ही रखा जाए तो ये भी ज़्यादती होगी, क्योंकि गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट हैं जो मिल के काम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के दरमियान जो दूरियां हैं वो उनकी बेसिक रीज़न क्या है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी दोबारा से पोजीशन बना पाएगी, और इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और पिछले दिनों जब अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद जलसे में तकरीर की, तो उसके बाद इस्लामाबाद में कुछ मीटिंग्स हुई जिनमें बारहा ये जिक्र किया गया कि सूबे में गवर्नर राज के भी इम्कानात हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या क्या हालात होंगे और हालात किस तरफ जाएंगे। ये सारी चीज़ें, इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फजल करीम कुंडी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक लाइटर नोट से शुरू करेंगे सवाल का, क्योंकि गंडापुर साहब जब आप गवर्नर बने तो उन्होंने एक तकरीर की थी कि मैं गवर्नर को वहीं गवर्नर हाउस में बंद कर दूंगा। तो आप क्योंकि एक फेस हैं, मीडिया पे आते हैं, तो हमने कहा कि हम आएँ देखें सबसे पहले कि आप गवर्नर हाउस आप ही के कंट्रोल में है क्या। तो वो तो बहरहाल हमें तो खैर नज़र आया कि बड़ा आपकी ग्रिप भी है, लोग भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो लेकिन फिर भी आप ज़ाहिर है एक पीपल्स पार्टी के यहाँ सतून है, बाकी सारी यहाँ पीटीआई थी। तो कैसा लगा आपको यहाँ आते साथ और यहाँ बैठ के जब आपके ऊपर मुसलसल गोलाबारी हो रही है उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूँ और इन सब के लिए मैं ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। गवर्नर हाउस में मेरा कंट्रोल है, मेरे पास छोटा सा चिड़िया घर भी है, 2 पिंजरे खाली पड़े हुए हैं। ठीक। और जो है आइन और जो भी मुझे आइन इजाज़त देती होगी, तो बाकी बातें ये चीज़ें हमने सुनी, ये तो हमारे इलाके के लोग हैं, हमें पता है कितने तगड़े लोग हैं। ठीक। तो सर हमने देखे जो एक बोतल के पीछे इस्लामाबाद के हाईवे पे दौड़ता हो फिर उसका आपको पता होगा कितना तगड़े लोग, कितना वो बदमाश होगा और कितना वो जो है वो स्टैंड लेता होगा। सर, गवर्नेंस पे बहुत सारे अहम सवाल हैं जो करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का जो किला कह लें, बेस कैंप कह लें, वो इस वक्त यही सूबा है और यहीं से कुम्भ किले के जलसों में भी जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या बीइंग अ गवर्नर आप कोशिशें कर रहे हैं कि तवज्जो गवर्नमेंट की इस तरफ भी मबजूल कराई जाए, जो लोगों के इशूज़ हैं, जो मसाइल हैं, इसमें क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं? देखिए, कोई किला नहीं है। डीसी अगर यहाँ पे फ्लाइंग कोचें पकड़े हैं हर ज़िले का और उनको खर्चे भी दें जाएँ, आप जो है वो इस्लामाबाद भी घूमा, साथ मरी भी हुए हैं और उनको खाने पीने का खर्चा भी मिले, रास्ते का खर्चा भी मिले, फ्लाइंग कोच भी मिले, तो कौन सैर सपाटे के लिए नहीं जाता? यानी सरकारी पैसे पे आपके ख्याल से सरकारी वसाइल पे आप अगर देखें 1122 देखें, क्रेनें देखें, बाकी चीज़ें क्या सरकारी नहीं थी? क्या जेब से दे रहे थे? क्या टैक्स पेयर के पैसे नहीं हैं? ठीक। इनके बाप दादा की जायदाद से इन्होंने काटे हैं या इन्होंने अपनी ज़मीनें बेच के जल्द से जलूस कर रहे हैं। सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दिन सरकारी वसाइल के बगैर जलसा कर लें, मैं पूछूंगा कितना जलसा कर। बीइंग अ गवर्नर आप कैसे इस पूरी सूरत-ए-हाल से ज़ाहिर लाताल्लुक़ तो नहीं रह सकेंगे, लोग आपके पास भी आते हैं, आपकी तरफ भी देखते हैं, तो क्या लाएअमल है फिर? कैसे हालात यहाँ के ठीक कैसे होंगे? जो पुराने कहीं बीआरटी के मामलात अभी तक पेंडिंग हैं, बाकी चीज़ें हैं, करप्शन की आवाज़ें उठ रही हैं, तो बीइंग अ गवर्नर आप इन चीज़ों को कैसे एड्रेस करेंगे? कैसे अपने सूबे के लोगों को रिलीफ दे सकेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 1 पॉइंट एजेंडा इस वक्त है, करप्शन, करप्शन और करप्शन। यहाँ पर जो है सेक्रेटरीज की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसों पे हो, जहाँ पर डीपीओ, डीआईजी, डीसी कमिश्नर, मेजॉरिटी सबका मैं नहीं कहूँगा, वो पैसों पे लगते हों। जहाँ पर क्लास 4 की क्या नौकरी होगी, वो 6 से 8 लाख रुपए बिकती हो। वो बिक रही है इस वक्त भी। जहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट बग़ैर अप्रूवल के, स्पेशल अप्रूवल के, जिसमें कोई कमीशन हो, ठीक है, उस पे जो है वो करे, क्या नाम है, अपना बिल पास करे। तो आप मुझे बताएं कि मैं तो कहता हूँ ना, ये तो ठीक है, चलो कहते हैं मुखालिफ है, अपने नहीं कह रहे थे, जिस मिनिस्टर को उन्होंने निकाला उसने क्या कहा था? ठीक, कि सूबे में करप्शन हो रही है ना। सही। सीएम आज तक असम्बली जाने से कतरा रहा है कि उनके खिलाफ जो है वो तकरीरों की करप्शन के हवाले से। आपने सुना था एक ज़माने में आप कि एक बिलियन ट्री प्रोजेक्ट था जिसमें यहाँ आके उन्होंने लाखों और करोड़ों और अरबों दरख्त लगा रहे थे। आज वो किधर हैं? टिम्बर माफिया की नज़र हो गए। ठीक, टिम्बर माफिया का आता है तो ये शामिल होते हैं,
गंदम का स्कैंडल आता तो ये शामिल होते हैं, हेल्थ का स्कैंडल आता तो ये शामिल होते हैं, किसी के कत्ल का केस हो तो ये शामिल होते हैं, किसी 9 मई हो तो ये शामिल होते हैं, बोतलें हो तो ये होते हैं। किस किस चीज़ में ये नहीं है? कोई अच्छे काम है कभी आपने देखा इनको? नहीं, लेकिन अगर शायद सर आपके आप क्यों शहद कहते हैं? शराब की बोतल आप क्यों शहद? देखें बात सुने, आप शहद को क्यों बदनाम? शहद देखें, इसका कुरान शरीफ में शहद का जिक्र है, ठीक है। और एक अच्छी देखें मैं बताऊं, ये शहद है तो एक अच्छी जो है, एक अच्छी शफा वाली चीज़ को आप क्यों शराब से तशबीह दे रहे हैं? जब शराब थी तो बोले शराब थी। आप शहद से वो शायद नहीं था जो उन्होंने उस वक्त कहा कि ये मेरी गाड़ी में शायद बरामद हुआ और उसको उन्होंने। बहरहाल ये बताएं कि देखिए एक और कम लगे थे, मेरे भी ब्लड टेस्ट कर लें, उनके भी ब्लड टेस्ट कर लें, पता चल जाएगा ठीक है कि शायद कौन यूज़ करता है और शराब कौन। ये बड़ा चैलेंज है वैसे गंडापुर साहब को, और वो तो आपको पता है बाजू का चैलेंज लेने वाले आदमी है। वो कहते हैं मैं सड़क उस पार चले जाए इसके बाद। ठीक। अच्छा सर, ये आपने करप्शन की बात की, लोग भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन गंडापुर साहब ने जब ओथ लिया तो आपको याद होगा उन्होंने पहली तकरीर की कि जो रिश्वत मांगे उसके सर पे ईंट मारो और मेरे पास आ जाओ, मैं देख लूँगा। तो फिर आप अब बीइंग अ गवर्नर बता रहे हैं कि ये सब करप्शन और ये चीज़ें हो रही हैं, तो अब गवर्नमेंट की हायरार्की के अंदर इस मौजू पे कहीं बात होती है, कोई आपस की आपकी और गंडापुर साहब की ज़ाहिर ऑफिशियल कमिटमेंट या कोई कम्युनिकेशन तो कहीं होती होगी ना? नहीं, या बिल्कुल नहीं होती? कोई कम्युनिकेशन नहीं है। दूसरी बात यह है, उसने कहा जो आपसे पैसे मांगे उसको ईंट मारो। वो कहते सिर्फ मैं मांगूँ, बताओ कि ये कौन और कर रहा था कि मुझे डायरेक्ट अप्रोच करो। उन्होंने कहा अगर देने तो डायरेक्ट सीएम को दे, कोई नीचे कोई ना मांगे। और दूसरी बात यह है, अगर ईंटों की बात आ गई तो इनके लिए तो फिर आपको यहाँ पे कोई पूरे फ्लीट ऑफ ट्रक्स लाने पड़ेंगे, इतनी ईंटें चाहिए होंगी। तो सर अभी जो पिछले दिनों जब इन्होंने वहाँ तकरीर की इस्लामाबाद में, तो गवर्नर राज की भी एक बात चली, कितनी संजीदा बात है ये? क्या वाकई कोई फेडरल में इस पे सोच रहा है, जरदारी साहब में, बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस है, ऐसी कोई बात है? मुझे इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चीज़ की गुंजाइश हो तो सब कुछ हो। पाकिस्तान के आइन भी है ना, ठीक, आइन के मुताबिक चलेंगे, जो आइन के मुताबिक। आप देखें इस वक्त जो आप जहाँ पर बैठे हैं, जिस सूबे में बैठे हैं, इस वक्त हमारे सूबे की सूरत हाल बहुत गंभीर है अमन अमान के हवाले से। आप अगर साउथ ऑफ KP कहें, आप डी खान, टांग, बनू, लकी, कुछ ना कुछ कोहाट या करें, उसकी सूरत हाल इस वक्त यह है कि असर के बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते, नो गो एरिया है, ठीक। और उस वहाँ पर जो है लोग हाईवेज ब्लॉक करके चेक पोस्ट से बना लेते हैं और चेक करते हैं कौन सा सरकारी मुलाजिम है उसके अंदर। उसके अलावा देखें, एक सवाल उठता है कि अगर डी खान में ये चीज़ें होती हैं तो गंडापुर साहब के गांव में और उसके ज़मीनों के साथ ये सब कुछ क्यों होता है? जज अगवा होता है तो उसकी ज़मीन से होता है, साथ होता है, ठीक। जजों पे फायरिंग होती है उनकी ज़मीनों के साथ से होती है। अगर कोई कर्नल, नादरा का ऑफिसर, रेवेन्यू का ऑफिसर अगर अगवा होता है तो इसके गाँव से होता है, सही, आबाई शहर से होता है। इस वक्त ये पोजीशन है कि मेजॉरिटी ऑफिस जो तहसील हेडक्वार्टर के थे उनके इलाके में बंद हो चुके हैं और डी खान शिफ्ट हो चुके हैं। तो आज अगर कस्टम इंटेलिजेंस के लोग शहीद हो रहे हैं तो हमारे इलाके में हो रहे हैं, फौजी हमारे इलाके में शहीद हो रहे हैं, पुलिस हमारे इलाके में। जंग में रूरल हेल्थ सेंटर पे तो हमले नहीं होते, वो भी हमारे उस पर होते हैं। तो मुझे बताएं कि आज तक आप सूबाई असम्बली का इजलास तो बुलाते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ करारदाद पास करें, फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़हर आलूद गुफ्तगू करें, लेकिन आपने सूबे के अमन अमान के लिए तो कोई इजलास नहीं बुलाया, आपने कोई कैबिनेट का इजलास नहीं बुलाया। तो इसका मतलब है कि आपकी जो मुजरिमाना खामोशी है वो बहुत से सवाल उठाती है। आप ही वो लोग थे जिन्होंने इन लोगों को यहाँ पर आबाद किया था, ठीक। आपके लीडर ने कहा था हम इनको आबाद कर रहे हैं, ये पूरा मन रहेंगे, आज उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, तो आप उसके जिम्मेवार हैं। आज आप मुझे देखें परसों क्या हुआ, कॉन्सुलेट के साथ जो देखिए परसों क्या हुआ स्वात में, क्या मैसेज आपने दुनिया को, क्या मैसेज, आपने दुनिया को क्या मैसेज दिया? 11 मुल्कों के सफ़ीर, क्या मतलब है, वो तो 11 छोड़े, डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर उसमें था, तमाम पाकिस्तान के सफ़ीरों ने जो बाहर, उन्होंने नहीं लिखा होगा डायरी पाकिस्तान की सूरत है, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत है। हम एक सॉफ्ट इमेज बिल्डअप करना चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं सूबे में, और आप अगर ये चीज़ करेंगे तो फिर आप कैसे सूबा तरक्की कर सकते हैं? उस दिन तो गंडापुर साहब मवेशी मंडी गए हुए थे, लाहौर में लेट पहुंचे थे, लेकिन वहाँ चले गए थे। तो ये जो अभी अफगान कॉन्सुलेट के साथ इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, आप भी बीइंग अ गवर्नर चीज़ों को देख रहे हैं, तो क्या इस कोशिश को एक सूबे के आप ज़िम्मेदार होने की हैसियत से आप कैसे देखते हैं? ठीक है, सफारती सतह पे जो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस है वो डिफरेंट इसको देखता होगा, इस्लामाबाद में बैठे लोग डिफरेंट देखते हैं, लेकिन आपका क्योंकि ये बॉर्डर के ऊपर है, उस तरफ अफ़गानिस्तान है, और ये एक हकीकत है कि ताल्लुकात बेहतर होंगे तो चीज़ें आगे चलेंगी। तो जो गंडापुर साहब की जो एफर्ट्स हैं इस वक्त जो कर रहे हैं कोशिशें,
इनको आप किस अंदाज से देखते हैं, बिंगा लोकल भी और ट्राइबल भी और बिंगा गवर्नर? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। 14 अगस्त यहाँ पर हुआ, जिस कमरे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी कमरे में अफगान कौंसल जनरल बैठा हुआ था, US कौंसल जनरल बैठा हुआ था, ईरान का कौंसल जनरल बैठा हुआ था। हमारे पास 3 कौंसल जनरल इस सूबे में, तीनों कौंसल जनरल बैठे हुए थे। सामने हमने फ्लैग होस्टिंग की, पाकिस्तान का तराना भी बजाया गया, अफगान कौंसल जनरल भी मौजूद थे, हमने केक भी काटा, उस वक्त भी मौजूद थे। और सुबह 8 बजे जो जैसे नॉर्मल उस वक्त उनको कोई तकलीफ नहीं थी पाकिस्तान के तराने से। वो उठे एहतराम में और मैं रिसेंटली जो है हमने यहाँ पे खड़े रहे और उन्होंने पाकिस्तान का जो है तराना था, उसके बाद में दुआ भी की। मैं अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के नेशनल डे पे मौजूद था, वहाँ पर उनको तराना बजाया, उसके बैकग्राउंड में म्यूजिक थी। बात यह है कि आप गलत काम एक आपके साथ हुआ है, आप एक ऐसा एक तासुर पेश कर रहे हैं कि आप खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं, आप किसी अफगान सूबे के वज़ीर आला हैं जो उसको डिफेंड करें। गलत काम को गलत कहना चाहिए। ये गलत काम हुआ है। सबसे देखिए, हम पॉलिटिक्स करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की वकार पे, पाकिस्तान की इज़्ज़त पे हम कोई भी जो है वो आँच नहीं देंगे। ये गलत काम हुआ, दे शुड एडमिट कि हमसे गलती हुई है। ये करना कि इसके बैकग्राउंड पे साज था, तो आप लोग तो साज वाले लोग हैं, आप तो मशहूर है इस चीज़ों में। फिर आप भी ये कहते हैं कि वो ऐसे था, फिर आप उसको बाहर बिठा देते। जब वो चीज़ हो जाए तो उसके बाद उसको बुला लेते। लेकिन जो चीज़ है इसके ऊपर कोई और ये जो कह रहे हैं कि हम अब सूबे के हालात बेहतर करने के लिए इनको एंगेज कर रहे हैं ताकि तालिबान यहाँ हमले ना करें, दहशतगर्दी ना हो, आप इस ज़ाहिर आप भी इसी सूबे के हैं और इन सारे हालात पे आपकी गहरी नज़र है, तो इस एफर्ट को या इस कोशिश को क्या इससे कुछ निकलेगा, जिसका कोई फ़ायदा होगा, या आप समझते हैं कि ये एक फजूल एक्सरसाइज और ऑपरेशन होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखें, पाकिस्तान के आइन को और कानून को जो शख्स मानता होगा, चाहे वो KP का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, बलूचिस्तान का है, सिंध के, पंजाब के, उससे बातचीत हो सकती है। जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि मौसूद साहब अभी मगरमच्छ के आंसू हो रहे हैं। इनसे पूछें, जब मुशर्रफ दौर में जो बड़े बड़े यहाँ पे बातें करते हैं कि जी जुल्म हो गया अफगानिस्तान पे, मुशर्रफ साहब के दौर में जब ये जुल्म हो रहा था, उस वक्त मौसूद साहब के वाले साहब सूबाई वज़ीर थी। ठीक, तो क्या उस वक्त डिसेंडिंग नोट लिखा, उस वक्त वॉकआउट किया, उस वक्त इस्तीफ़ा दिया कि गलत हो रहा है? उस वक्त तो मज़े लूट रहे थे मुशर्रफ दौर में वजारत के। ठीक, तो उस वक्त जो हो रहा था कहता ठीक है, आज कह रहे हैं कि साथ मुज़ाकरात। तो लेकिन आज अगर अफ़गानिस्तान की या तालिबान के फेवर की बात करके आपको क्या लगता है उनको क्या सियासी फ़ायदा होगा? देखिए, पहले तो वो माफ़ी मांगे ना, जो उनके किरदार था उनके वालिद साहब का, जो उन्होंने गलत काम किया। इन्हीं तालिबानों पर ये कह रहे थे ना कि बम्बारी हुई और अड्डे दी और पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे थे। आज उनसे मज़ाकरात जो है वो स्टेट टू स्टेट होते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं। मज़ाकरात अगर कल पंजाब कह दे हमने किसी और मुल्क से बात करनी है, और सिंध के किसी और मुल्क से करनी है, और बलूचिस्तान के किसी और मुल्क से करनी है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक, यानी जो भी हो फेडरल लेवल पे हो, फेडरल लेवल पे होता है, सूबे कभी बातचीत नहीं। और इस वक्त आपकी नज़र में क्या बातचीत से ये चीज़ें सेटल होने के इम्कानात हैं? अफ़गान गवर्नमेंट डेफिनेटली, आप भी इन चीज़ों पे नज़र है, वो विलिंग हैं कि हमारी तरफ से कोई हाथ बढ़ाया जाए और कोई चीज़ें उन्हें बताई जाएं, कुछ उनकी मानी जाएं, और ये जो एक हमारे दरमियान एक टेंशन है इसकी फ़ज़ा ख़त्म हो? देखिए, वन पॉइंट एजेंडा तो यही है ना कि मेरी और उनकी सरजमीन जो है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और मेरे ख्याल में हमारी तरफ से काफ़ी दफ़ा ये कहा गया है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं, और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। वहाँ पर किसी तरीके से भी एक्शन नहीं लिया गया। तो मतलब है कि उस चीज़ में संजीदा नहीं है। क्या डायलॉग्स करना है उनके साथ? वन पॉइंट एजेंडा है ना कि अमन है। अमन के लिए तो वन पॉइंट एजेंडा ये है कि मेरी ज़मीन और उनकी ज़मीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जब आपकी बुनियाद ही गलत हो और बुनियाद पे भी आप बात ना करें, आपको लगे नहीं चलो इसको छोड़ें, ये चीज़ें होती रहें, दूसरी बात करें। जब मेरे मुल्क में और मेरे सूबे में अमन नहीं होगा और वहाँ पर जो है क्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म होगी और उनको सपोर्ट करेंगे, तो ये तो फिर जाती है। ठीक, तो सर इसी टेररिज्म के हवाले से यहाँ जो अफवाज पाकिस्तान के रोल को आप कैसे देखते हैं? क्या बाज़ आवाज़ें ज़ाहिर जो इस वक्त उठती हैं सूबे में, या जिस तरह की बातचीत होती है, गंडापुर साहब ने भी खुद भी की या बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो आप उस हालात में PTM का जैसे एक मौक़िफ़ रहता है, फ़ौज की चेक पोस्टों के ख़ात्मे की बात करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपके सूबे में अमन को, या जो ओवरऑल वेलफेयर का काम है, या जो माजरीन की दोबारा आबादकारी थी, जो लोग यहाँ से हिजरत कर गए थे, उस सारी सूरत-ए-हाल में फ़ौज का किरदार क्या है? आप बीइंग सन ऑफ सॉइल इस सूबे के, फिर गवर्नर होने की हैसियत से आप क्या इसको लार्जर स्पेक्ट्रम में कैसे देखते हैं? देखिए, सिंध में रेंजर्स मौजूद है ना? जी, डेफिनेटली।
सिंध में सूबाई हुकूमत ने रेंजर्स की सपोर्ट मांगी कि हमें चाहिए। यहाँ पर कोई रेंजर्स नहीं है तो फ़ौज आती है। आप आज फ़ौज कोई सूबे से निकाल लें, ये सूबाई हुकूमत एक दिन भी कंट्रोल नहीं संभाल सकती। ठीक, इनकी कैपेसिटी नहीं है चीज़ करने की। आप मुझे बताएं, उनकी क्या इनकी ये सोच है कि सूबे में अमन हो? क्या उन्होंने आज तक एक सूबे के अमन के लिए कोई बात की है? कोई असम्बली में बात की है? कोई कैबिनेट की मीटिंग में बात की है? ये तो इनको तो ये ख्याल है कि इस सूबे में कुछ है ही नहीं। ये तो देखें, आज अगर कुछ अमन हमारे सूबे में है तो फौज की वजह से है। ठीक है, आप अगर कहते हैं, हम भी कहते हैं चलो हमारे भी इशूज़ होंगे, हमारे भी पार्टी के इशूज़ हैं, बाकियों के भी हैं। मौलाना साहब कहते हैं मैं अपने हल्के में नहीं घूम सकता हूँ, मैं कहता हूँ कि हालात ख़राब हैं। ठीक है, ठीक। CM साहब कहते हैं मैं तो जो है वो भत्ते देता हूँ। ठीक है, हाँ, ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है कि तो प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या लियामन गंडापुर साहब तालिबान को अंडर द टेबल को भत्ता वगैरह देते हैं आपको, क्योंकि इलाका एक है, आपको चीज़ों का पता है। तो अगर ये है तो ये तो फिर एक अलार्मिंग बात होगी ना कि अगर एक सूबे का वज़ीर आला मजबूर है कि वो बता दे या करतूत ऐसे हैं या खुशी से दे, जो भी लॉजिक करतूत ऐसे हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने सुनो का ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह साहब की बात है। उन्हें एक इसी तरह एक प्रोग्राम में कहा था कि ये ख़ुद इनके जो हैं वो इनके साथ जो गंडापुर तालिबान के साथ इनके मरासिम में उनको पैसे भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। उस पर आज तक इन्होंने कोई दावा नहीं किया, उन पर आज तक इन्होंने कोई वो उसके रिबटल में कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो इसका मतलब है कि वो एग्री करते हैं उसके साथ। सही। तो लेकिन स्टेट इस तरह के एलिगेशंस पे क्यों खामोश, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता इनके खिलाफ? रियासत तो मौजूद है। रियासत को तो मैं समझता हूँ कि लेना चाहिए, रियासत को खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत की कमज़ोरी की वजह से भी चीज़ हुई है। अगर एक MPA MNA या कोई भी अगर रजिस्ट्रेशन पे हमले करे या CM हमले करे या सरकारी अमला को नुकसान पहुँचे, उनके खिलाफ FIR हो और आप गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी कमज़ोरी है। आप ज़रा जाके रजिस्ट्रेशन में जाके बटन के साथ छेड़छाड़ कर लेंगे। इनका तो वादा था ना कि जाके तरबेले से ग्रिड स्विच ऑफ करेंगे और बिजली बंद कर देंगे पूरे पाकिस्तान में। आज तक ये इन्होंने अभी तो ये अडियाला में 15 दिन की एक डेडलाइन दी थी, खत्म नहीं अभी ख़त्म हो रही है या होने वाली है। तो फिलहाल तो वो तैयारी होगी, शायद बाद में अडियाला जा रहे हैं, डैम की तरफ अडियाला जा रहे हैं। पहले शायद अडियाला की होगी, उसके बाद डैम की तरफ वो बीच में गायब हो गए थे। मैं समझा किसी मिशन पे होंगे, अडियाला गए होंगे और ख़बर आ जाएगी इमरान खान को जो है हमारे CM साहब जो है उठा के जेल से फ़रार हो गए हैं और कुछ ऐसा। लेकिन बाद में पता चला कि आप कहते चढ़ गया था, वो कहीं पिंडी में थे या इस्लामाबाद में। आप कहते चढ़ गए। वो सॉफ्टवेयर थोड़ा ऐसा हो गया था ना कि उसमें उसकी वो फ्रीक्वेंसी सही नहीं, क्योंकि वो लेट पहुँचे थे लाहौर। फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा हाई होती तो फिर अपने टाइम पे पहुँच जाता। ठीक सर, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि ज़ाहिर है 15 साल से यहाँ PTI की गवर्नमेंट है और PTI का ये नारा भी है कि KPK तो है ही कप्तान का। तो कप्तान की क़यादत, फिर इतने सारे खिलाड़ियों में एक पीपल्स पार्टी का जियाला जो गवर्नर हाउस में बैठा है, तो क्या मुश्किलात फेस कर रहे हैं पार्टी को रिवाइव करने में इस सूबे में? ज़रा आपकी एक प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी कि आपने आगे इलेक्शन में सीटें भी जीतनी है, आपने अपनी डेफिनेटली हर एक पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने की। तो यहाँ क्या आपको क्या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं? कोई मुश्किलात नहीं, मैं एक ही काफ़ी उनके लिए। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आप देखेंगे कि अगला वज़ीर आला यहाँ पे जियाला ही होगा। यानी आप अगली दफ़ा गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आएंगे। यहाँ जो BRT का एक मसला है, ज़ाहिर इस सूबे का एक अहम मसला है, उसमें करप्शन की बात हो रही है, इसी तरह से दीगर चीज़ें। तो क्या वजह है कि अब आप गवर्नर हैं, आपकी बात प्रेसिडेंट पाकिस्तान तक भी जाती है, आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं। तो क्या वजूहत हैं कि अभी तक BRT के जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने जाली बैंक गारंटीज़ दी या जो भी किया, लेकिन वो कानून के किटारे में उस तरह से नहीं आई, या बाकी जितने मेगा प्रोजेक्ट KP के ले लें, हर एक जगह यही है। तो इसमें जहाँ अली अमीन गंडापुर साहब ज़िम्मेदार हैं, वहाँ आप अपने आप को भी और फेडरल को भी ज़िम्मेदार नहीं समझते या तहकीकाती इदारों? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता। मैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जब मैंने BRT के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन जमा कराई थी अपने पार्टी के सूबाई सदर के साथ मिलकर, उस पर इन्होंने हाई कोर्ट में स्टे ले ली थी। अगर आप इतने परहेजगार हैं और आपने करप्शन नहीं की, फिर हाई कोर्ट क्यों गए इसके ऊपर स्टे लेने के लिए? और नैब जो है, नैब कुछ नहीं कर सकती। नैब को आप छोड़ें, नैब हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अगवा बर तावान की इदारा है, आपको पकड़ा, मुझे पकड़ा, इनको पकड़ा, उनको पकड़ा, उनको पकड़ा, कितने पैसे तुमने कमा लिए, इतने हमें दे दो। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ तुमने कमा लिया है, 30 लाख हमें तो 70 लाख जो तुम्हारे माफ़ हो गया। ठीक है, ठीक। तो इसीलिए होती है। या फिर किसी की पार्टी बदलनी हो, आपको पकड़ ली, इस पार्टी में जाओ, मुझे क्या उस पार्टी में जाओ, वरना केस हो गया, ये चीज़ें। नैब ने क्या किया आज तक, मुझे बताएं। या पकड़ते हैं बेचारे किसी पटवारी को, किसी क्लर्क को,
किसी SDO को, किसी बड़े बंदे को तो पकड़े नजर। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि नैब नहीं होना चाहिए, एक ऐसे इदारा होना चाहिए जिस पे एक्शन होना चाहिए। BRT पे जो इन्होंने गबन किए हैं, BRT में जिस तरीके से उन्होंने तबाही की है, दरख्त बेच के जो टिम्बर माफिया मिल के किए, बाकी छोड़ने लोगों के पेट के साथ मतलब है कि खेले इन्होंने, मतलब गंदम में जिस तरीके से उन्होंने करप्शन की है, किस किस आप मतलब ब्यूटिफिकेशन में इन्होंने करप्शन की है, क्या क्या चीज़ आप बोलेंगे जिसके ऊपर इन्होंने करप्शन नहीं किया? हर चीज़ में इन्होंने लेकिन करप्शन अगर ये हाल रहा और इस पे कोई अमल दरामद भी नहीं हुआ, एक्शन भी नहीं हुआ, तो फिर ये हालात किस तरफ जाएंगे? फिर आप बीइंग अ गवर्नर सूबे की यूनिवर्सिटीज़ का अब जो मामलात हैं वो आप देख रहे होंगे, तो यूथ के साथ इस वक्त आपका जब इंटरेक्शन होता है तो आपको वहाँ से क्या पल्स मिलती है? देखिए यूनिवर्सिटी से रशिया ने हमारे यहाँ पर 34 यूनिवर्सिटी हैं, 26 के वाइस चांसलर भी नहीं, ये तो इनका हाल है। वाइस चांसलर नहीं है? नहीं है तो ये अभी तो तक। डेफिनेटली अब आपने ठीक करना है ना इसको। अभी तक पॉइंट मैं क्यों ठीक करूँ, एक समरी आएगी CM की तरफ से। इन्होंने पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था कि इन्होंने सर्च कमेटी बनी थी, समरीज आई, इन्होंने बाय सर्कुलेशन समरी कैबिनेट अप्रूव कर ली, कोई साहब शायद सुप्रीम कोर्ट चले गए, इन्होंने कहा इनके लीगल की जो टीम थी KP की कि जी गवर्नर साहब साइन नहीं करे समरी पे। फिर मैंने अपने बंदे को भेजा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को कि आप जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर देखिए, तो गलत बयान से काम ले रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद अपने ही समरी को इन्होंने कैबिनेट में, इनको नहीं पता, हमने रिजेक्ट कर दी। उधर सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल कर आ गए कि गवर्नर साइन नहीं कर, अपनी समरी रिजेक्ट करके हमने दोबारा जो है इसको क्या प्रोसेस को दौड़ाइए ताकि किसी से पैसे ले लें, किसी PTA वाले को लगा लें। यानी VC लगाने के लिए भी आपको लगता है कि कहीं पैसों की डील? देखिए जो भी जो सर्च कमेटी ने पिछले किया, 3 VCs आते हैं, मुझे आज तक एक कभी नहीं पता कौन है कौन नहीं। हम कहते हैं जो भी है VC लगे। ये जो सारे ट्रैक सूटें पहन के घूमते हैं, 10-15 साल हो गए यहाँ पर क्रिकेट नहीं हुई। आपने कोई PSL का मैच देखा, कोई इंटरनेशनल मैच देखा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली KP स्पोर्ट्स में नज़र नहीं आ रहा किसी जगह। उसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ नहीं थी। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे स्पोर्ट्स के साथ हमारे खेलों के मैदान गैर आबाद हैं। हमारी मेजॉरिटी यहाँ पर जो है वो यूथ सबसे ज़्यादा KP में मौजूद है। आप मुझे बताएं, सिंध पे तो आप बड़ी तनकीद करते हैं। अब सिंध ने 32 अरब रुपये इस साल रखे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सिंध की। हमने इस KP में हमारी हुकूमत ने 3 अरब रुपये रखे। 3 अरब रुपये 34 यूनिवर्सिटीज़ के लिए पिछले साल 20 साल भी। ठीक। और बलूचिस्तान ने 5 रखे हैं, पंजाब ने 7 रखे हैं, उनके पास प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी है। तो ये चीज़ें जो हैं आप देखें सबके सामने कि ये इनकी पोजीशन है, स्पोर्ट्स के वजह से ये पोजीशन है। 2017 से ग्राउंड स्टेडियम है अरबाब नियाज़ स्टेडियम, उनकी जो है रिनोवेशन होनी थी, हो रही, और पता नहीं कब ये मुकम्मल होगी, पता नहीं है इसकी। इस साल तो मुझे नहीं लगता कि होती। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। आप देखें स्पोर्ट्स में ये चीज़ कर रहे हैं। अब सिंध पे बड़ा करते हैं, बात करते हैं। सिंध ने तो स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी ख़त्म कर दी पिछली हुकूमत में, ये क्यों नहीं करते? तो इस सारे सर मसाइल का फिर हल क्या, आपको क्या नज़र आता है? क्या इसका हल गवर्नर राज है कि गवर्नर राज लग जाए, आप डंडा चलाएं, चीज़ों को ठीक करें, या कोई और भी हल है? नहीं देखिए इस साल का सबका गवर्नर, या आप ही ने शायद एक दिन एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक भी मौजूद है PTI का जो आपसे रब्ते में, बहुत से और चीज़ें हैं। देखें प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों को बताना पड़ेगा। आप लोग जो इस्लामाबाद और कराची लाहौर में बैठे हैं ना, जो सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रांस बन गया और पता नहीं US बन गया और पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया, तो आपको हम ये हकीकत बता रहे हैं कि हमारे सूबे में ये पोजीशन है। अब ये हेल्थ फैसिलिटी की बात करते हैं ना, आप जो है ना, आप ही इसके इंसाफ कर लें और आप ही जज बन जाएं। आप चेक करें कि पाकिस्तान पूरे में से कितने लोग KP आते हैं, कितने लोग सिंध जाते हैं, कितने लोग पंजाब जाते हैं, कितने लोग बलूचिस्तान जाते हैं इलाज करने के लिए। और मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से सारे लोग जो हैं वो सिंध जाते हैं इलाज के लिए। वहाँ पर आपका जो है वो अगर आप दिल के आपकी मरीज स्टंट डालना है, अपने बाईपास करना है, अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट करना है, अपने लिवर ट्रांसप्लांट करना है, अपने कैंसर का इलाज करना है, तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी चार्ज नहीं होता। ठीक है। और सारे जो है अगर इनके अच्छे हॉस्पिटल तो लोग इधर आते होंगे, तो ज़रा आप सर्वे कर लें, पता कर लें कि कहाँ पर जाते हैं। इनके अपने पार्टी के लोग जो प्रीवियसली इनके जो गालिबन पार्लिमान लीडर था या चीफ विप था, उन्होंने खुद कहा था कि मैं सिंध में उन्होंने उनके किसी रिश्तेदार में ऑपरेशन किया तो उन्होंने उसको एडमिट किया कि बहुत अच्छे हॉस्पिटल है। ठीक, डेफिनेटली सर ये इश्यूज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर अब आप क्योंकि वफाक के नुमाइंदे बैठे हैं तो आपने भी इसमें अपना हिस्सा तो डालना है, इसको ठीक करने की कोशिश तो करनी है। फेडरल के हवाले से 1-2 सवाल आपसे एंड पे पूछ लेते हैं कि जो इस वक्त एक आइनी तरमीम मजवज़ा 26वीं आइनी तरमीम की बात हो रही है, PTI उसमें मुखालफत कर रही है, और PTI की जो मैन पावर है, स्ट्रीट पावर है, वो आप ही के सूबे से है इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि लाहौर के जलसे से नज़र आया कि KP का काफ़िला नहीं पहुंचा तो उसका एक इम्पैक्ट वाज़े नज़र आ रहा था।
तो ये जो तरमीम है, पीटीआई कहती है कि जी ये आप सारी चीज़ों को बुलडोज़ करके हुकूमत हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है ताकि फिर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले भी दें, हमें हमारी पार्टी को भी ख़त्म करें, हमारी सीटें भी ख़त्म करें। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि क्या लॉजिक है, गवर्नमेंट क्यों ये चीज़ें करना चाह रही है? देखें, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना है। उनसे पूछें आपके दौर में इनके दौर में एक दिन 100 से ज़्यादा गालिबन बिल पास हुए थे, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक। या जो भी है, आइन तरमीम देखिए, हमने अभी 18वीं तरमीम की थी, बाकी तरमीम भी की थी, हमने इस मुल्क को आइन दिया। ये तो पार्लियामेंट में इसीलिए मानते हैं कि हम, अगर आप चाहते हैं कि कोई आइन में तरमीम हो, चीज़ें आप उसको करें, वो करने के लिए वो कर रहे हैं। हाँ, मेंबर पूरे होंगे वोट करेंगे, मेंबर नहीं होंगे नहीं होंगे। 2/3 तो मेजोरिटी आप जो कह है। रहे हैं हमारी पार्टी, हमारे, देखिए आप मुझे बताएं कि आज मैं पीपल्स पार्टी में हूँ या मैंने हूँ, मैं अगर आज चला जाऊँ इलेक्शन कमीशन के, मैं अभी पीपल्स पार्टी से हट के मैं मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त मिलेगी? डेफिनेटली अब जिससे आप जीत के आए हुए हैं अब तो उसी में रहना होगा। ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं नहीं, आप इनको जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से निकालें और पीटीआई में डाल दें। मतलब मुझे तो इस कोई रॉकेट साइंस की समझ नहीं आ रही। ये कौन सा रॉकेट साइंस है कि आप 6 महीने बाद बोलें कि आप इस पार्टी से इनको निकालें और ये चंक आप इसमें डाल दें? मतलब इस तरह ज़रा वो पूरा आपका देखिए, एक अगर पार्लियामान का सारे इदारे अपने तवाज़ुन तब्दील हो जुरिस्डिक्शन में जाएगा। काम करेंगे, हमने लाहौर में देखा था हाई कोर्ट में कि एक फ़ैसला आया कि आपके पार्टी का जो सरबराह है वो फैसला करेगा आपने वोट किधर डाल दें। चंद दिनों बाद एक फ़ैसला आया कि नहीं, पार्लियामानिटर फैसला करेगा आपको वोट किधर डाल दें, उसी उसमें। तो लिहाजा जब तक तमाम इदारे अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप जो है ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। और मैं बोलूँ कि यार मुझे अपने का तो इतना इल्म नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन मुझे पता है कि आपकी जगह पे बैठ के मैं कैसे काम कर सकता हूँ, और आप कहेंगे नहीं मुझे पता है कि आपकी जगह पे बैठ के मैं कैसे अच्छे काम कर सकता हूँ, तो फिर उस फील्ड में आप चले जाएँ। एग्रीड, ऐसे ही है लेकिन ये। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कहते हैं हमें अपना इतना इल्म नहीं है जितना बाकी इदारों का हमें इल्म है कि हम कैसे या कर सकते हैं। हमने अपना काम नहीं करना लेकिन बाकियों का काम हमें अच्छा आता है, हम कैसे कर सकते हैं। कोविड आते तो हम डॉक्टर बन जाते हैं, कोई पुल की मसला आ जाए तो हम सारे इंजीनियर बन जाते हैं, अगर लीगल आ जाता है तो सारे जो है वकील बन जाते हैं, वकील बन जाते कॉन्स्टिट्यूशन की बात है तो सारे जो है पार्लियामेंटेरियन बन जाते हैं। हैं, माहिर कानून बन जाते तो हैं। सारे जो है ना इस मुल्क में हर किस्म के फ्लेवर अवेलेबल हैं। ठीक। सर आखिरी सवाल है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस वक्त बिंगा पीपल्स पार्टी के गवर्नर आप फेडरल गवर्नमेंट से, अपने वज़ीर आज़म से इस वक्त सेटिस्फाइड हैं कि आपके सूबे में जो काम एक वज़ीर आज़म को करना चाहिए? ठीक है कि नीचे पीटीआई की गवर्नमेंट है, वो एक अपना एक पूरा एक चैप्टर है, लेकिन इसके बावजूद लोग तो आपके हैं, आवाम आपकी है, और आपने अगर आगे अपनी पार्टी को यहाँ बनाना है तो आपको भी तो बहुत सारे काम करने होंगे, सिर्फ इससे तो नहीं होगा कि पीटीआई ने कुछ नहीं करने दिया। तो क्या आप उस पे इस वक्त सेटिस्फाई हैं जो देखिए, सेटिस्फेक्शन प्राइम आप मिनिस्टर के साथ? मतलब है कि आपने बड़ा ही क्या कह कि आप कहेंगे सेटिस्फाई हैं, यस या नो, फॉर एग्जांपल ये होता है ना। देखिए, आपको चीज़ों की वफाक की प्रॉब्लम चीज़ों को भी देखनी पड़ती हैं और चीज़ों। अब मैं कहूँ कि जी देखें, अब पहले गवर्नर के नीचे फाटा था, फाटा मर्ज हो गया, अब हमारे पास डेली बेसिस पर डेलीगेशन भी फाटा के आते हैं, चीज़ें भी आती हैं, उनके मसाइल हैं। पहले फाटा सेक्रेटरी होता था, फाटा को डायरेक्ट फंड मिलता था, ठीक। अब फाटा का फंड जो है वो आता है सूबे में, सूबा किसी और हड पे खर्च कर लेती है, फाटा तक वो पैसे नहीं पहुँचते ठीक। मर्ज डिस्ट्रिक्ट में। तो उन लोगों का आज वो मतलब है कि बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है कि हमारे पैसे जो है हमें। अब मुझे बताएं, जो लॉन्गर पोजिशन है, प्रेसिडेंट ज़ारी साहब का इस सूबे पे एहसान था कि हमें NFC अवार्ड में 1% ऑफ NFC अवार्ड वॉर ऑन टेरर के लिए दिया था। ठीक। 7th NFC अवार्ड हुआ था जब। अब मुझे बताएं 600 अरब रुपए इस सूबे में आए हैं पुलिस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। न पुलिस के पास गैजेट्स हैं, न पुलिस के पास तनख्वाहें सबसे कम हैं, न उनके पास APC हैं, न उनके पास असला है, न कुछ और है, न कुछ और है। और जो है ट्रेनिंग भी शायद उस लेवल की कुछ नहीं है जिस तरह तो की आप यहाँ पूछें मसाइल पैसे फेस किधर कर गए, तो करप्शन की नजर हुए हैं। अगर उनको नहीं मिले तो फिर खा गए पैसे ये लोग। ठीक। तो बात तो ये कि यही चीज़ इनके तो मसला है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो इस सारे हालात से ज़्यादा ऊपर अबव लाइक रह के इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो मेरा बेसिकली ये सवाल था कि क्या जैसे पंजाब में हमने गवर्नर पंजाब का भी इंटरव्यू किया तो उनके भी कोई ऐसा चंद चीज़ें थी जिन पे उन्हें लगता है। फिर आपकी फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल पार्टी जो है पीपल्स पार्टी, अवान में वो भी अक्सर बेशतर तनकीद भी करती है, कुछ मुतालबात भी रखती है। तो अभी एक रिसेंटली ये खबर 2 दिन से बहुत ज़्यादा चल रही है कि शायद ये भी डिस्कस हो रहा है कि जी पार्लियामान में पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि अगर आगे चल के हमें प्राइम मिनिस्टर का तब्दीली करनी पड़ती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। इस तरह की कोई चीज़ आपके नज़र में है, या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब भी कंटिन्यू करें ये 5 साल और फिर अगली दफ़ा आप लोग देखेंगे? ये जब आप पीपल्स पार्टी की कोर टीम बैठती है उसमें क्या डिस्कस होता है?
देखिए वज़ीर आज़म तो आप चेंज नहीं कर सकते, मेजॉरिटी PMLN की है, पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ सपोर्ट में है। ठीक। और 3 पार्टियाँ, तीसरी PTI है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें जो भी कहें, वो अब माइनस करें 2 पार्टियाँ रह गई, पीपल्स पार्टी और PMLN। हमने आपस में खुद ऐसा कोई नहीं। देखिए हमारे डिफरेंसेस इत्तेहादी हुकूमतों में होते रहते हैं। माजी में 2008 से 13 तक हमारी हुकूमत थी, डिफरेंसेस होते थे, MQM थी, ANP थी, फाटा के उस वक्त थे, PMLN 6 महीने बाद हमें छोड़ के चली गई थी, मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद, वो तो ये चीज़ें होती रहती हैं। हमारी पार्टी ने एक कमेटी बनाई कि जो PMLN के साथ बैठकर मसाइल हल करती है, जो भी इशूज़ होते हैं। आज इनका पिछले अरसे तो मीटिंग हमारे जो इशूज़ होते हैं हम उनसे भी कहते हैं, मेजॉरिटी पंजाब के होते हैं। डायरेक्टली जो प्राइम मिनिस्टर के साथ होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर कोशिश करता है कि मसाइल के हल करे, 100% नहीं होते, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि मसाइल को हल करे। और यानी अभी आप समझते हैं कि एक वर्किंग रिलेशन चल रहा है चल और रही ये है, चल ठीक है, सकता छोटी इस मोटी तरह। चीज़ें चलती रहती है, घरों में भी बर्तन खटकते रहते हैं। तो ठीक, आखिरी सर सवाल है और वो बिल्कुल आपकी ज़ात के मुतालिक भी है और सूबे के मुतालिक भी है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट के साथ कभी बैठे कभी नाराज़ हुए, उसमें एक शर्त उनकी तरफ से ये भी आ रही थी कि मुझे गवर्नर KP दे दें। तो आपको क्या लगता है कि अगर गवर्नर KP उनको मिलता है तो क्या सूबे के मसाइल हल हो जाएंगे? और अगर इन केस आपको नज़र आता है कि जी सूबे के मसाइल हल हो रहे हैं मौलाना साहब को गवर्नर KP देने से, तो आपका अपना इस पर क्या रद्द अमल होगा? देखिए, अब मुझे तो ये नहीं पता मालूम, ये आपके ज़रिए मुझे पता चल रहा है। कुछ इस तरह के 4-5 उनके मुतालबात थे, मतलब कोई वो तो एक टीम में चल रहा है ना, ये नहीं था, वो ऐसे ही एक चल रहा है ना जैसे आप तरमीम की बता रही है, फ़लाँ तरमीम भी है फ़लाँ, जिसमें मेरे ख्याल में जो TV पे डिस्कशन में मेजॉरिटी शायद गालिबन आधी तरमीम उसमें है ही नहीं। ज़रा ऐसे चलता है, आप एक चल रहे थे मैं दूसरा चलाता हूँ। ठीक। तो देखें, मुझसे पहले भी कई गवर्नर आए, मुझे मेरे बाद भी कई गवर्नर आएंगे, और मैं जिस सीट पे बैठूँ ये पार्टी की अमानत है मेरे पास। ठीक। और पार्टी को जब भी चाहिए होगी, वो कल चाहिए, आज चाहिए, जब भी चाहिए वो ले सकते हैं। ये कोई किसी, अगर कोई कहे कि मैं इधर बैठूँ, रही मेरी जायदाद है, बाप दादे की, किसी की भी नहीं है। ठीक, लेकिन मौलाना की पार्टी की इस वक्त इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस सूबे में कुछ ऐसा रोल दे सकें जो आपको लगता है पीपल्स पार्टी ना दे पा रही हो या नहीं दे सकती, कुछ इस तरह का? ज़रूरी तो नहीं है कि आप कहें कि जी मेरिट पे ये चीज़ है या रोल है, तो रोल तो पहले भी 16 महीनों के गवर्नर यहाँ पे बैठे हुए थे ना, बल्कि उससे ज़्यादा बैठे, तो वो तो आपके सामने कि वो भी बैठे तो क्या किया उन्होंने। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली साहब। तफसीली बात की हमने और जो इस वक्त की वो सारी हमने डिस्कस की और हमने ये कोशिश की कि अपने देखने वालों को ये बता सकें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जिन मसाइल का शिकार है उसका ज़िम्मेदार कौन है। अगर यहाँ इस वक्त बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, तो इसको एड्रेस कैसे किया जाएगा, इसको ठीक कौन करेगा? क्या सब इसको देखते रहेंगे या सब इसको बुरा कहते रहेंगे? इससे मसला हल हो जाएगा या इससे बढ़ के किसी लेवल पे इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि ये एक हमारा बड़ा सूबा, एक अहम सूबा, इसमें गवर्नेंस बेहतर हो, यहाँ के लोगों के मसाइल हल हो, यहाँ की यूथ को रोज़गार मिले और ये सूबा भी पाकिस्तान के दूसरे सूबों की तरह डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में आगे बढ़े। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दीजिए। आपसे अगले हफ्ते फिर नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।